हम इससे पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ओस्ट्रल साइकिल क्या होता है। इसके बाद हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो फेज़ था, 3 फेजेस, जुवेनाइल फेज़, रिप्रोडक्टिव फेज़ एंड लास्ट में जो होता है सेंसेंट फेज़, हम लोगों ने तीनों के बारे में डिस्कस किया था कि क्या होता है जुवेनाइल फेज़, क्या होता है रिप्रोडक्टिव फेज़ एंड क्या होता है सेंसेंट फेज़। तो आप लोगों को पता होगा, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वाला जो हमारा होने वाला है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओस्ट्रल साइकिल के ऊपर हम लोगों ने बात की। इसके बाद जो होने वाला है वो है ब्रीडर्स के ऊपर। ठीक है, आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है ब्रीडर्स क्या होता है। एक होता है सीजनल ब्रीडर्स, दूसरा होता है कॉन्टीन्यूस ब्रीडर्स। ठीक है, आप लोग ये सोच रहे होंगे ये सीजनल एंड कंटिन्यूस क्या होता है। सीजनल ब्रीडर्स का ये मतलब हुआ वो मैमल्स जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोड्यूस करें, उसका जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है उसी सीज़न में होता है, तो यही है सीजनल ब्रीडर्स। और ये जो है नॉन प्राइमेट मैमल्स में देखने को मिलता है और प्राइमेट मैमल्स में जो है वो कॉन्टीन्यूअस ब्रीडर्स देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जैसे कि एग्जांपल्स हम ह्यूमंस का ले लें तो यहाँ पे कोई भी ड्यूरेशन फिक्स नहीं है कि इसी ड्यूरेशन में जो है वो रिप्रोडक्शन होगा एंड ऑफस्प्रिंग होगा। लेकिन अगर बात हम करें प्राइमेट मैमल्स की तो उसके लिए सीज़न होता है, उसी सीज़न में ही वो रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कॉन्टीन्यूअस ब्रीडर्स किस में देखने को मिलता है, प्राइमेट मैमल में, एंड सीजनल ब्रीडर्स देखने को मिलता है नॉन प्राइमेट मैमल्स में। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा आई होप। तो चलिए एक बार हम एनसीईआरटी का लाइन देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या जो है वो मेंशन किया हुआ है, एक बार हम देख लेते हैं। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आएंगे। तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे सीजनल ब्रीडर्स एंड कॉन्टीन्यूअस ब्रीडर्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल विल्ड कंडीशंस सच साइकिल्स ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज, जिसे हम सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है कि बहुत सारे ऐसे मैमल्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर सीज़न में ही फेवरेबल कंडीशन में ही वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। उनका जो रिप्रोडक्टिव फेज़ होता है तभी स्टार्ट होता है, तभी एक्टिव होता है और तभी वो रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। तो ये रहा सीजनल। एंड हम बात कर लेते हैं कॉन्टीन्यूअस ब्रीडर्स की। मेनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रूआउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हेंस आर कॉल्ड कॉन्टीन्यूअस ब्रीडर्स। बहुत सारे ऐसे मैमल्स भी हैं जिनका रिप्रोडक्टिव फेज़ पूरे साल जो है वो हमेशा जो है वो एक्टिव रहता है। ठीक है, उनका रिप्रोडक्टिव फेज़ जो है वो हमेशा एक्टिव रहता है, वो रिप्रोडक्टिवली हमेशा एक्टिव होते हैं पूरे साल। उनके लिए कोई सीज़न नहीं होता कि ये इसी सीज़न में जो है वो रिप्रोड्यूस करेंगे, इंटरब्रीड करेंगे। इसी मैमल्स को को हम कॉन्टीन्यूअस ब्रीडर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा कौन सा है मैमल्स, प्राइमेट मैमल्स, और सीजनल ब्रीडर्स नॉन प्राइमेट मैमल्स। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट है दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड इफ़ वी लाइव लॉन्ग इनफ। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि हम सब बूढ़े होंगे अगर ज़्यादा दिन तक जीवित रहे तो। इज़ समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज, बट वट इज़ मीन्ड बाई ग्रोइंग ओल्ड। द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ सेंसेंट या ओल्ड एज। इसका मतलब यहाँ पे बता रहा है कि जहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज़ ख़त्म हुआ वहीं से स्टार्ट हो जाता है ओल्ड एज, जिसे आप सेंसेंट फेज़ भी बोलते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये रहा कि रिप्रोडक्टिव फेज़ ख़त्म हुआ और ओल्ड एज शुरू हो गया। अगर आपको कोई बोले कि ओल्ड एज की जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो पहचान क्या है, तो रिप्रोडक्टिव फेज़ का ख़त्म होना। अब नेक्स्ट में है देयर आर कॉन्कोमिटेंट चेंजेस इन द बॉडी लाइक सोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब जब आदमी जो है बूढ़ा हो जाता है, सेंसेंट फेज़ में आ जाता है, तो उसके बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं, जैसे कि उनके मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। बहुत सारे ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो वर्क करना बंद कर देते हैं, कम हो जाता है ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पान। मतलब अपने जीवन काल के लास्ट जो फेज़ होता है उसमें यही होता है इंसान का जो मेटाबॉलिज्म है, वो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म का बात किया हुआ है, वो स्लो हो जाता है। खाना जो होता है, खाना जो इंसान खाता है, जो बूढ़ा हो जाता है, खाना डाइजेस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम होता है। ऐसे ही इंटरनल जितने भी ऑर्गन हैं, बहुत सारे ऑर्गन कमज़ोर पड़ जाते हैं, वीक हो जाते हैं। एंड ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। एंड इसके बाद ओल्ड एज के बाद आदमी का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो ये डेथ जो है वो लाइफ स्पान का नेचुरली डेथ है। और अगर
कोई जो व्यक्ति है, कोई भी इंसान है, कोई भी ह्यूमन्स है, अगर बीच में ही वो मर जाता है तो किसी वजह से एक्सीडेंटली, तो वो डेथ नेचुरल डेथ नहीं कहलाएगा, ठीक है, वो एक्सीडेंटली डेथ कहलाएगा। लेकिन अगर ओल्ड एज के बाद अल्टीमेटली उसका जो डेथ हो जाता है तो वो रहा नेचुरल डेथ। इसके बाद हम बात करते हैं इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द 3 फेजेस। यहाँ पर बता रहा है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में हार्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांजिशन बिटवीन 3 फेजेस। कौन सा 3 फेजेस है? वही जुवेनाइल हुआ, रिप्रोडक्टिव हुआ एंड सेंसेंट हुआ। मतलब हार्मोन लेवल थोड़ा कम है तो वो रहा जुवेनाइल, हार्मोन लेवल पिक पे है तो वो रहा रिप्रोडक्टिव फेज, एंड फिर से हार्मोन लेवल नीचे आ गया तो वो रहा आपका सेंसेंट फेज। तो हार्मोन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, 3 फेजेस के लिए। इसके बाद इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस, द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब हुआ कि ऐसा कुछ फैक्टर्स है जो कि रेगुलेट करता है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को, एंड उसके जो ऑर्गेनिज्म का एक बिहेवियर है, एक एक्सप्रेशन है किस तरह का, वो जो है वो रेगुलेट करता है, वो है इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड कुछ जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है जो रेगुलेट करता है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को। अब नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स होता है तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। पहले है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, सेकेंड में आता है फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड लास्ट में आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। हम तीनों पे एक एक करके डिस्कस करने वाले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अब हमारा जो टॉपिक होने वाला है, लास्ट होने वाला है, जो हम लेक्चर करेंगे, इसके बाद एक और लेक्चर आएगा इसमें, इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो ये इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो हम स्टार्टिंग से एक एक करके सबको पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से। प्री फर्टिलाइजेशन जो है वो है फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट्स, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट्स। प्री मतलब कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, वो रहा आपका प्री फर्टिलाइजेशन, एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। तो हम देख लेते हैं पहले प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है। यहाँ पे बात आती है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में कि गैमीट कैसे बना, और गैमीट बना तो बन तो गया गैमीट, लेकिन अब मिलेगा कैसे, मेल एंड फीमेल गैमीट मिलेगा तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो मेल और फीमेल गैमीट का मिलने के लिए फीमेल गैमीट तो जा नहीं सकता, क्योंकि फीमेल गैमीट जो है वो नॉन मोटाइल होता है एंड मेल गैमीट जो है वो मोटाइल होता है। मेल गैमीट का मतलब हुआ स्पर्म एंड फीमेल गैमीट का मतलब हुआ एग। तो एग जो है वो नॉन मोटाइल है इसलिए वो मूव नहीं कर सकता, लेकिन स्पर्म जो है वो मोटाइल होता है इसलिए वो मूव करता है, और मूव करके वो फीमेल गैमीट के पास आकर वहाँ पे फ्यूज़ करता है। तो फ्यूज़ करने के बाद फिर जाइगोट बनता है, फिर इसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट्स वही रहा। अब फर्टिलाइजेशन के बाद का जो इवेंट है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में तो ये रहा कि गैमीट बना कैसे, एंड गैमीट बन तो गया, और गैमीट बनने के बाद अब गैमीट दोनों जो मेल एंड फीमेल गैमीट बन गया है तो अब फ्यूज़न कैसे होगा, जब तक दोनों मिलेगा नहीं तब तक प्रोसेस कैसे होगा। तो ये सब रहा प्रोसेस। पहले प्री फर्टिलाइजेशन मतलब गैमीट बना कैसे, फर्टिलाइजेशन मतलब गैमीट बन तो गया लेकिन अब फ्यूज़ कैसे होगा, एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब कि गैमीट भी बन गया, ठीक है, फ्यूज़न भी हो गया, लेकिन अब लास्ट का जो प्रोसेस है किस तरह से एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होगा वो सब देखने को मिलेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। तो चलिए अब एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या दिया हुआ है, तो चलिए पहले एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको दिया होगा। अब एनसीईआरटी को प्लीज़ निकाल कर रखें सामने ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म exhibit events and process that have remarkable fundamental similarity। इसका मतलब हुआ मैच्योरिटी के बाद जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब हुआ सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मैच्योर होने के बाद, मैच्योरिटी अटेनमेंट करने के बाद, उनके वो जब मैच्योर हो जाते हैं इसके बाद उनके पास कुछ एग्जिबिट इवेंट्स देखने को मिलता है, कुछ इवेंट्स, कुछ प्रोसेसेस देखने को मिलता है। तो अब हम आगे नेक्स्ट में देखेंगे कि क्या इवेंट्स है। इवेंट टू द स्ट्रक्चर्स
एसोसिएटेड विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर इंडीड वेरी डिफरेंट। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबका करेंगे तो सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही, लेकिन डिफरेंट होगा, ठीक है, सब में जो अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एंड देन द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू एलाबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स। आप सबको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो होता है एलाबोरेट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है एंड फॉलो अ रेगुलर सीक्वेंस। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स एंड एलाबोरेट होने के बाद भी यहाँ पे कुछ एक रेगुलर सीक्वेंस है जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनके लिए ये फॉलो करना है। वो सारे ये जो है फॉलो करते हैं इन सीक्वेंस को। तब हम देख लेते हैं क्या वो रेगुलर सीक्वेंस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज बाय द फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन। मतलब फ्यूजन भी वही हुआ, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलता है, फ्यूजन करता है, वही है फर्टिलाइजेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। इसका मतलब हुआ कि मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है। जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उसमें मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है और वही फ्यूज़न फर्टिलाइजेशन कहलाता है। एंड फ्यूज़न के बाद जो है जाइगोट बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा आपका मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स क्या होता है? स्पर्म होता है। एंड फीमेल गैमेट्स क्या होता है? एग होता है। तो मेल और फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज़ करेगा आपस में तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एंड फ्यूज़न के बाद जो बनेगा वो बनेगा जाइगोट। एंड जाइगोट बनने के बाद धीरे धीरे एम्ब्रियो में डेवलप होगा, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा और उसी प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते। मतलब ये रहा आपका मेल, ये रहा फीमेल गैमेट, दोनों फ्यूज़ किया। एक बार और देख लीजिए, कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मेल रहा, ये फीमेल गैमेट, मेल मतलब स्पर्म, फीमेल मतलब एग, दोनों जब फ्यूज़ करता है तो जाइगोट बनता है। एंड जब जाइगोट धीरे धीरे डेवलप करके एम्ब्रियो बना लेता है तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। फॉर कन्वीनियंस दिस सिक्वेंशियल इवेंट्स मे बी ग्रुप इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। वो जो इवेंट्स है जो सबको करने पड़ते हैं वो इवेंट्स का यहाँ पे 3 ग्रुप दिया हुआ है। पहला प्री फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ बात आई कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होता है, लास्ट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अब एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले आया आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मतलब गैमेट का बनना। गैमेट कैसे बनता है? तो फर्टिलाइजेशन करने के लिए क्या चाहिए? 2 गैमेट चाहिए। एक तो मेल गैमेट होना चाहिए, दूसरा फीमेल गैमेट होना चाहिए। और वो गैमेट के बनने का जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रोसेस होता है। पहला तो गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट बनता कैसे है, एंड दूसरा आता है गैमेट का ट्रांसफ़र। अब गैमेट बन तो गया लेकिन अब ट्रांसफर थोड़े कुछ होगा तो उसके लिए क्या होना ज़रूरी है? गैमेट का ट्रांसफ़र होना। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है 2 इवेंट्स होता है। अच्छे से ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को बैठा लो कि प्री फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट्स देखने को मिलता है। पहला तो गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट बनता कैसे है, मतलब गैमेट तो यहाँ पे बन गया, जब गैमेट बना उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। एंड सेकेंड यहाँ पे हुआ गैमेट का ट्रांसफ़र। गैमेट बना लेकिन अब होगा गैमेट का ट्रांसफ़र। गैमेट ट्रांसफ़र करेगा तभी तो फ्यूज़न करेगा। तो यहाँ पे आपको 2 प्रोसेस देखने को मिलता है, पहला गैमेटोजेनेसिस एंड सेकेंड वाला गैमेट ट्रांसफ़र। ध्यान से अच्छे से इस बात को आप बैठा ले, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफ़र किसका प्रोसेस है? प्री फर्टिलाइजेशन का। आई होप कि आप लोगों को अब कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। तो चलिए हम एक बार एनसीईआरटी का लाइन देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी में आप लोग अच्छे से एनसीईआरटी को निकाल कर सामने रखें ताकि हम जो समझाने के ट्राई कर रहे हैं आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इंक्लूड ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रियर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट। गैमेट फ्यूजन होने से पहले यहाँ पे वही लिखा हुआ दिस इंक्लूड ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रियर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट। गैमेट का फ्यूज़न होने से पहले जितने भी इवेंट्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, जो कि 2 है। पहला तो है गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट बनता कैसे है, दूसरा गैमेट का ट्रांसफ़र मतलब गैमेट ट्रांसफ़र कैसे होता है। का आंसर चलिए आप लोग कमेंट सेशन में बताएंगे कि कौन सा गैमेट है जो कि ट्रैवल करके जाता है फ्यूज़न के लिए। तो इसके बाद यहाँ पे आता है गैमेट ट्रांसफ़र। वही हुआ, हम लोग ने बताया, अच्छे से कवर किया कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में 2 इवेंट होता है, गैमेटोजेनेसिस गैमेट का बनना और दूसरा गैमेट का ट्रांसफ़र होना। आई होप कि आप इसे दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पे एनसीईआरटी में आप लोग देख रहे होंगे 1.2 मतलब दिया हुआ है 1.2 का
1.1, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस। आप लोग एनसीईआरटी में देख रहे होंगे, नहीं देख रहे तो प्लीज़ एनसीईआरटी निकालें, और जो मैं समझाने की ट्राई कर रही प्लीज़ समझिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के विदाउट कुछ भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। एज यू आर ऑलरेडी, हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर, गैमेटोजेनेसिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द टू टाइप ऑफ गैमेट, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब ही होता है गैमेट का बनना। तो इसमें कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे? 2 टाइप्स के, पहला तो मेल है, दूसरा फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट में क्या बनेगा आप लोग बताइए जल्दी से। मेल गैमेट में बनेगा स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट में क्या बनेगा? एग या ओवम, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है गैमेट जो होता है हैप्लॉइड होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? हैप्लॉइड का मतलब होता है एन कंडीशन, एंड डाइप्लॉइड का मतलब होता है 2n कंडीशन। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा जाइगोट जो होता है वो 2n कंडीशन का होता है। यह कैसे हो गया? क्योंकि मेल गैमेट हुआ n कंडीशन, फीमेल गैमेट n, तो जब n और n दोनों मिलेगा तो क्या बना लेगा? 2n। तो जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, और मेल गैमेट भी हैप्लॉइड एंड फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड। यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा आइसोगैमेट्स, हेट्रोगैमेट्स। अब ये सब क्या है? तो चलिए ये सब एक बार देख लेते, समझने की ट्राई करते हैं। तो आप नोट्स में देखें, यहाँ पे लिखा होगा आपको आइसोगैमेट्स दिख रहा होगा, एंड देन हेट्रोगैमेट्स दिख रहा होगा। आइसोगैमेट्स को हम होमोगैमेट्स भी बोलते हैं, और हेट्रोगैमेट्स को हम एनाइसोगैमेट्स भी बोलते हैं। आप लोग इससे ध्यान से समझ ले, आइसोगैमेट्स को होमोगैमेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है मेल एंड फीमेल गैमेट में कोई भी जो है डिफरेंस नहीं मिलता है, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। यहाँ पे यही लिखा हुआ है इन सम ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अलगी हो गया, यहाँ पे दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर एंड कैन नॉट बी कैटेगराइज एज मेल एंड फीमेल गैमेट्स। आप पहचान ही नहीं पाएंगे, आप कैटेगराइज ही नहीं कर पाएंगे कि इसमें से कौन सा गैमेट जो है वो मेल है एंड कौन सा गैमेट जो है वो फीमेल है। और सेकेंड वाला में आ जाते हैं, इसमें है हेट्रोगैमेट्स। क्या होता है? हेट्रोगैमेट्स को हम एनाइसोगैमेट्स भी बोलते हैं। इसमें है द टू गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट, जैसे कि ह्यूमंस में देखने को मिलता है, एनिमल्स बाकी सारे एनिमल्स में देखने को मिलता है। तो हेट्रोगैमेट्स में जो दोनों गैमेट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, वो दोनों के दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एक तो हुआ, जैसे हम एग्जाम्पल ले लें ह्यूमंस का, तो एक हुआ स्पर्म, दूसरा हुआ एग या ओवम आप बोल सकते हो। तो ये रहा हेट्रोगैमेट्स, मतलब गैमेट अगर डिफरेंट हो तो हेट्रो हो गया, और आइसो मतलब सेम। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि आइसो का मतलब होता है सिमिलर, ये होमो का मतलब सिमिलर, हेट्रो का मतलब डिफरेंट। तो समझ आ गया होगा आपको। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक और चीज़, एंथेरोजॉइड को स्पर्म बोलते हैं, मतलब स्पर्म का एक और नाम है एंथेरोजॉइड, ठीक है। जो मेल गैमेट होता है, और फीमेल गैमेट आप लोगों को पता है एग या ओवम बोलते हैं। तो यही था। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? चलिए अब एक बार एनसीईआरटी का लाइन देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इन सम algae the two gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female gametes. They are hence called homogametes. वही बात है कि आप जो है इसे कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं कि मेल गैमेट्स कौन सा है एंड फीमेल गैमेट्स कौन सा है, पहचान ही नहीं पाएंगे। दोनों गैमेट्स बिल्कुल भी सिमिलर होगा, उसे हम बोलते हैं आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स। अब चलिए सेकेंड वाला देख लेते हैं। However, in a majority of sexually reproducing organism, the gametes produced are of two morphologically distinct type. यहाँ पे जो है मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली, मतलब बाहरी से भी और इंटरनल भी। मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर, और फिजियोलॉजिकल मतलब इंटरनल। बाहर का स्ट्रक्चर भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा और इंटरनल भी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं स्पर्म ये रहा और ये रहा एग, तो आपको इस दोनों में जो है डिफरेंस दिख रहा होगा। तो ये जो गैमेट्स होते हैं वो बिल्कुल भी डिफरेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं हेट्रोगैमेट्स। और ऐसा गैमेट्स जो बिल्कुल भी सेम हो, दोनों गैमेट्स मेल एंड फीमेल में कोई अंतर नहीं दिख रहा हो, तो वो हो जाता है आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स। अब हम बात कर लेते हैं इन सच ऑर्गेनिज्म द मेल गैमेट इज कॉल्ड एंथेरोजॉइड। इन ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट को हम स्पर्म बोलते हैं या एंथेरोजॉइड बोलते हैं, एंड फीमेल गैमेट को हम एग बोलते हैं या ओवम बोलते हैं। हम ऑलरेडी इसे डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप कि हम जितने भी कंप्लीट किए आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा करेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों को कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होगा। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कि आपका चैप्टर कंप्लीट कर दें। तो अच्छे से पढ़ते रहिए।
कोई भी डाउट हो तो आराम से पूछें और बहुत से बहुत ज़्यादा पढ़ाई करें, लेक्चर को कंटिन्यू देखें। लेक्चर कंटिन्यूज आ रहा है, इसलिए आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ाई करें और कोई भी डाउट हो तो आप पूछें। ऑल द बेस्ट।